Good morning, all of you. This is Kalpana, Assistant Professor, Department of Commerce, Government College, Faridabad. So, we are coming back with another topic of money and banking. फंक्शंस ऑफ मनी। एक्चुअली जो इससे पहले वाला वीडियो था इसके अंदर भी हमने मनी और मनी के फंक्शंस एंड अप्रोचेस के बारे में बात की थी, बट फर्दर यहाँ पर हम दोबारा से फंक्शंस ऑफ मनी को ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने 2 और फंक्शंस ऐड किए हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी मनी के और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन ऑफ मनी के अंदर। पहला फंक्शन हमारा स्टैटिक फंक्शन और दूसरा हमारे पास डायनेमिक फंक्शन। तो हम बात करें अपने स्टैटिक फंक्शन के बारे में। जैसे पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि स्टैटिक फंक्शंस क्या है। बेसिकली इट्स अ passive or technical tool, does not have a causative influence on the economic activity. It include the medium of exchange, measure of value, standard of the deferred payment and storage of value. ठीक है, तो हमारा स्टैटिक फंक्शन क्या है। स्टैटिक फंक्शन बेसिकली ऐसे फंक्शंस है हमारी मनी के जो हमारी इकोनॉमी की वर्किंग को स्मूथली कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना, वैल्यू को इजीली मेज़र करना, फ्यूचर में पेमेंट्स कर लेना, ठीक है, वैल्यू को स्टोर कर पाना। तो इन सभी फंक्शन से हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी स्मूथ वे में रन हो सकती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फंक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने डायनेमिक फंक्शन के बारे में, तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है। इट्स अ एक्टिव टूल, इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है कि जो डायनेमिक फंक्शन है वो एक तरीके से एक्टिव टूल के रूप में माना जाता है जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे हमारा प्राइस लेवल इफेक्ट होना, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होना, ठीक है, इफेक्ट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन का बेसिक डिफरेंस है वो सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि हमारे स्टैटिक फंक्शन का सिर्फ़ और सिर्फ मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और हमारे सिस्टम को स्मूथ वे में चलाना। लेकिन डायनेमिक फंक्शन क्या करते हैं। डायनेमिक फंक्शन हमारी इकोनॉमिक की वर्किंग के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, प्राइस लेवल। देखिए, प्राइस लेवल का क्या मतलब है। यहाँ पर प्राइस लेवल किस तरीके से इफेक्ट होता है। अगर आप इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, मनी की सप्लाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और मनी की सप्लाई बढ़ने के साथ साथ क्या है कि मनी की सप्लाई एक्चुअली है क्या कि जब आप इकोनॉमी के अंदर करेंसी, नोट्स या कोइंस की सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं तो मनी की सप्लाई बढ़ने के साथ साथ अल्टीमेटली जो डिमांड है वो क्या होती चली जाती है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। लोगों की डिमांड बढ़ने के साथ साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी सप्लाई भी उतने लेवल से बढ़े जितना कि डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी जो सप्लाई है वो एक तरफ से नॉर्मल है, स्टेबल है। तो हमें क्या करना पड़ता है ऐसे केसेस के अंदर, पर हमारी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सप्लाई नॉर्मल है। ठीक है, तो हमारे को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को एक्सटेंड करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो डिमांड के लिए अगर हमारे पास 100% सप्लाई नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हाई करना पड़ सकता है। जो कौन सी सिचुएशन को फेस करवाता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को फेस करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइस वर्सा, अपनी मनी सप्लाई डाउन होना। अगर मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने का क्या मतलब है, लोगों की परचेसिंग पावर में गिरावट आ जाना। लोगों के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा कि वो अपनी जो परचेसिंग पावर है उसको रेज अप कर पाएँ। ठीक है, और डायरेक्टली चीज़ों के ऊपर या गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर अपना एक अमाउंट स्पेंड कर पाएँ। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आपकी जो डिमांड है वो क्या होती चली जाएगी, कम होगी। डिमांड कम है लेकिन आपकी सप्लाई कैसी है, नॉर्मल है, स्टेबल है, बट डिमांड कैसी है, कम है। तो डिमांड को लिटिल बिट रेज अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट प्राइसेस को डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर आपकी मनी की सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो आपकी प्राइसेस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। मनी की सप्लाई कम होती है तो आपके प्राइस लेवल भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम यहाँ पे बात करते हैं अपना इंटरेस्ट रेट की। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट को हम डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बैंक रेट के बारे में बताना चाहती हूँ। बैंक रेट या डिस्काउंट रेट।
तो बैंक रेट या डिस्काउंट रेट बेसिकली ऐसे रेट्स होते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी हमारे कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना पड़ता है, ठीक है, तो जो भी आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक से एक रेट चार्ज करता है वो हमारा डिस्काउंट रेट या बैंक रेट कहलाता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर हमारे जो भी हमारे आरबीआई हैं, अगर वो कमर्शियल बैंक से, ठीक है, हाई बैंक रेट और डिस्काउंट रेट चार्ज करते हैं तो अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, हमारे इंटरेस्ट रेट के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को ज़्यादा करना होता है, तब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देते हैं और अल्टीमेटली ये किससे इन्फ्लुएंस होकर होता है, बैंक रेट से, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द आरबीआई कि वो बैंक रेट को अगर हाई कर रहे हैं, ठीक है, बैंक रेट को हाई करेंगे तो जो कमर्शियल बैंक हैं जब वो नॉर्मल पब्लिक को लोन देते हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे और उस इंटरेस्ट रेट के हाई होने से क्या हो जाएगा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। वाइस वर्सा पे चलेंगे अब इसी तरीके से, अगर हमारे बैंक रेट कैसे हैं, कम है, ठीक है, बैंक रेट कम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, बैंक रेट कम होने के साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपकी मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो हमारा इंटरेस्ट रेट इफ़ेक्ट होता है वो इंटरेस्ट रेट सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज ऑफ बैंक रेट और बिकॉज ऑफ डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब ये हमारे आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर मनी की सप्लाई को कम करना चाहते हैं या मनी की सप्लाई को ज़्यादा करना चाहते हैं। तो सीधा सीधा फैक्टर यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपको मनी की सप्लाई को बढ़ाना है तो आप इंटरेस्ट रेट को डाउन कर दीजिए, अगर आपको मनी की सप्लाई को कम करना है तो आप इंटरेस्ट रेट को हाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड फैक्टर। दूसरा हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा है कि अगर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मनी को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के अंदर लगा रहे हैं और प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारे डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, वो सभी के सभी रिसोर्सेज प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ किए जाएंगे। किसकी तरह से किए जाते हैं और किस वजह से किए जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी। अगर आपके पास मनी है, मनी का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर अमाउंट है जो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हर एक रिसोर्स को आप प्रॉपर वे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास और नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ़ेक्ट ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब मनी की सप्लाई बढ़ रही है, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से हमारी परचेसिंग पावर बढ़ती है, ठीक है, हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है। स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इनडायरेक्टली हम टैक्सेस दे पाएंगे, टैक्स इवेजन ना करके टैक्स को भी हम टोटल टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है, पे कर पाते हैं। और जब भी हम टैक्सेस को पे कर पा रहे हैं, इसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट किसके ऊपर होता है, गवर्नमेंट की रिवेन्यूज़ के ऊपर होता है। जितना नॉर्मल पब्लिक टैक्स पे करती जाती है, गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ जनरेट होते चले जाते हैं और गवर्नमेंट के रिवेन्यूज़ जनरेट होने के साथ साथ गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कर पाती है और हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे किस तरीके से कि हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जाता है या हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है विद द हेल्प ऑफ सम डायनामिक फंक्शंस ऑफ अवर मनी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना, यहाँ पर मैं मनी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफ़ाइन करने वाली हूँ और डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम बात करते हैं जो गिवन है आपको, नंबर 1, इस क्रेडिट कार्ड अ फॉर्म ऑफ मनी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा क्रेडिट कार्ड है क्या वो मनी के रूप में काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारी मनी है वो क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में काउंट हो सकती है, काम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट जानना होगा कि हमारा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड जैसे नेम से ही पता लग रहा है कि कार्ड है, ठीक है,
जो भी एक नॉर्मल पर्सन को इश्यू किया जाता है उसकी कैपेसिटी को देखकर, ठीक है, कोई भी बैंक इस कार्ड को इश्यू कर सकता है। और ये कार्ड कब यूटिलाइज़ किया जाता है, जब कोई भी पर्सन किसी कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए मार्केट में जाता है और अगर उसके पास अवेलेबल कैश नहीं है, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट नहीं है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकता है और पर्टिकुलर बैंक से लोन की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। यहाँ पर बैंक है वो एक लिमिट प्रोवाइड करता है उस होल्डर को, उस कार्ड होल्डर को, कि वो कितने अमाउंट तक एक पर्टिकुलर कार्ड से क्रेडिट की फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी क्या है, सिंपल जो अमाउंट आपके हाथों में है जिसको आप ऑन द स्पॉट स्पेंड कर सकते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों को कॉन्सेप्ट देखें तो दोनों ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास मनी नहीं है, और मनी कब यूज़ की जाती है, जब आपके पास प्रेजेंट एक एक टोटल अमाउंट है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम जब क्रेडिट कार्ड और मनी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं दे बोथ आर डिफरेंट। क्रेडिट कार्ड अलग है और मनी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर मनी एज अ मोबिलाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या मनी को हम मोबिलाइजिंग एजेंट के रूप में मान सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे मोबिलाइजिंग एजेंट के रूप में बिल्कुल हम मनी को मान सकते हैं, क्योंकि मनी की ही हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को हम अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और मनी ही हमारा एक प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। जितना हम लोगों के पास मनी आएगी, ठीक है, पैसा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी मनी अगर हमारे पास प्रॉपर मनी है तो हम सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होगा तो हम डिफरेंट तरीके की रिसोर्सेज को डिफरेंट एरियाज़ में एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो भी हमारी मनी अगर हमारे पास हमारे को इकट्ठा करना है, तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकते हैं, गवर्नमेंट की जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, कि जब हमारे गवर्नमेंट है उसके पास एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं पर इनकम कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू मनी को प्रिंट कराने के लिए डिमांड करती है और उस न्यू मनी से वो क्या करती है, फंड्स को एलोकेट करती है, फंड्स इकट्ठा करती है, और फंड्स की हेल्प से वो क्या करेगी, डिफरेंट तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंडक्ट करती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जो मनी की हेल्प से अगर हमारा देखिए प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है, डिमांड अच्छी हो रही है, सप्लाई हम प्रॉपर कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब हमारा प्रोडक्शन अच्छा है, डिमांड अच्छा है, सप्लाई अच्छा है, तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, जनरेट होंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल अमाउंट अपने वर्कर्स को भी हम दे पाएंगे, ठीक है। अब जो नॉर्मल अमाउंट है, जो भी उनका रेमुनरेशन बनता है, उनकी वेजेस बन रही है, ठीक है, या उनको कोई भी इंसेंटिव्स अगर हमारे को प्रोवाइड करना है तो वो हम दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली, कि जो हमारा एक पेमेंट फैक्टर है उसको एनकरेजमेंट मिलेगा, और जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम उनको एक प्रॉपर प्लेस पे, एक प्रॉपर जॉब पर हम उनको अवेलेबल करा पाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मनी की हेल्प से, क्योंकि मनी है तभी हम उसको सेव कर पा रहे हैं, मनी है तो हम उसको इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, इन्वेस्ट करने से हमारा प्रोडक्शन को हेल्प मिल रही है, प्रोडक्शन से हमारे एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज जनरेट हो पा रहे हैं, ठीक है, इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो मनी है वो हमारे मोबिलाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। मनी हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, रिलेटेड टू योर कंजम्पशन, रिलेटेड टू योर सेविंग्स, ये रिलेटेड टू योर इन्वेस्टमेंट, सभी की सभी जो फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर रूप से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी को हम बिल्कुल डेफिनेटली एक मोबिलाइजिंग एजेंट के रूप में मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मनी इज़ अ मिक्स्ड ब्लेसिंग,
ठीक है। तो बिल्कुल हम मान सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर मनी के काफ़ी सारे एडवांटेजेस बता दिए हैं, ठीक है, कि मनी हमारा प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कंजम्पशन के अंदर हेल्प करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर हेल्प करता है, हमारी सेविंग के अंदर हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है, मनी को हम एक मिक्स्ड ब्लेसिंग के रूप में मान सकते हैं। देखिए, मनी से पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। और बार्टर सिस्टम के अंदर सबसे एक मेजर इशू क्या था कि आपकी जो भी कमोडिटी है, आप उसकी वैल्यू को प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट नहीं कर पाते थे, उसको जज अप नहीं कर पाते थे, तो जिसकी वजह से हम एक क्या कह सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हम कभी भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब हमारे पास जब मनी है, तो सबसे मेजर जो एडवांटेज है वो यही है कि हम एक प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि मतलब जो भी वैल्यूज़ हम दे रहे हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो वैल्यूज़ हमारी फालतू नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट और कैलकुलेटिव वे में हम अपना अमाउंट स्पेंड करते हैं ऑन गुड्स और सर्विसेज की फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मनी है बहुत ही एक बिग डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ठीक है। और जो मनी है वो हमारी हर एक एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे को हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे मनी है वो ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, हमारे कंजम्पशन के लिए हमारे को हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारी मनी है वो हमारी इकोनॉमी को डिप्रेशन से दूर रखता है, ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉपर मनी की सप्लाई होती रहेगी, तो हमारी इकोनॉमी को बहुत रेयर चांसेस के अंदर डिप्रेशन और रिसेशन जैसी चीज़ें हैं उनको फेस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जो हमारी मनी है वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक सेफ्टी गार्ड का काम करती है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो मनी है, हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक यूनिक प्लेस मेंटेन करके रखती है। और एक मनी की हेल्प से ही हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी प्रॉपर वे से क्या होती रहे, डेवलप होती रहे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि मनी जो है वो बिल्कुल हमारी इकोनॉमी के लिए एक मिक्स्ड ब्लेसिंग के रूप में काम करती है। वो एक इंडिविजुअल से लेकर एक इकोनॉमिक लेवल तक सभी की डिमांड्स को सेटिस्फाइड करने में अपना प्रॉपर रोल प्ले करती है, ठीक है। मनी की हेल्प से एक नॉर्मल पर्सन अपने डिफरेंट डिफरेंट वांट को इजीली क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक। तो अगेन मैं बात करती हूँ वही कि हमारी जो मनी है वो हमारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को मेंटेन करने में, चाहे वो आपका नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, आपकी जीडीपी है, हर एक को प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। तो हम कह सकते हैं जो मनी है वो क्या है, हमारी एक मिक्स्ड ब्लेसिंग के रूप में काम करती है। हाँ जी, तो फर्दर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अप्रोचेस, ठीक है। ये अप्रोचेस हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट मैंने कुछ पॉइंट्स इसके अंदर और ऐड किए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अप्रोचेस टू द डेफिनेशन ऑफ मनी, जिसके अंदर हम बात करते हैं प्रोफेसर जॉनसन स्पेल आउट 4 अप्रोचेस डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। नंबर 1 हमारे पास आता है कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंदर हम देते हैं मनी इक्वल्स टू नोट्स प्लस करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो ये तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है एज यूजुअल, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसके अंदर हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं अपने नोट्स को, करेंसी को एंड डिमांड डिपॉजिट को। नेक्स्ट हमारे पास आता है शिकागो एंड मॉनेटरिस्ट अप्रोच। तो शिकागो एंड मॉनेटरिस्ट अप्रोच जो है ये प्रपोंड की गई थी हमारे प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, और इनके अनुसार मनी इज़ अ टेम्परेरी अबाउट ऑफ परचेसिंग पावर है। और इसके अंदर या इनके अकॉर्डिंग जो मनी की डेफिनेशन वो है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को देखते हैं, जहाँ पर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम टाइम डिपॉजिट को वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन हम मॉनेटरिस्ट अप्रोच के अंदर टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं, और टाइम डिपॉजिट को भी एक क्लोज सब्स्टिट्यूट माना गया है, टाइम डिपॉजिट को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ मनी माना गया है, ठीक है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन हम टाइम डिपॉजिट को मनी के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गर्ले शू और द लिक्विडिटी अप्रोच। तो ये जो थर्ड अप्रोच है ये किसके थ्रू दी गई है, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ दैट अप्रोच, जे एस गर्ले एंड ई एस शो,
ठीक है। इनके थ्रू ये अप्रोच डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी मनी की डेफिनेशन को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, जो इंक्लूड करते हैं हमारे पास सी से है आपकी करेंसी, ठीक है। उसके बाद डी से है डिमांड डिपॉजिट, इट्स टाइम डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मनी शुड इंक्लूड ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट विच आर क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू GS गर्ले एंड ES शो, हम इस अप्रोच के अंदर उन सभी आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो आपस में एक दूसरे का क्लोज सब्सिट्यूट माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हमारी रेडक्लिफ अप्रोच। रेडक्लिफ अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि रेडक्लिफ कमेटी जो है उन्होंने इस तरीके के व्यूज़ रखे कि जो भी हमारे क्रेडिट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और जिनके अंदर भी एक पूरी लिक्विडिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो सभी की सभी को हम मनी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारी करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, इसके अलावा हमारे जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारी क्रेडिट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। चाहे वो किससे बिलोंग करें, हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी से बिलोंग करते हैं या हमारे अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, हम सभी की सभी आइटम्स को मनी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे रेडक्लिफ एंड सेंट्रल बैंकिंग अप्रोच एक तरीके से हमारा सिमिलर है। हम इन अप्रोचेस के अंदर उन्हीं आइटम्स को इंक्लूड करते हैं जिनके अंदर क्या है, लिक्विडिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे क्रेडिट को एक्सटेंड करने में हमारी मदद करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम सेंट्रल बैंकिंग अप्रोच पढ़ें तो उसके अंदर भी मनी की डेफिनेशन के अंदर हम इंक्लूड करें हैं अपना करेंसी, डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। तो ये सारी की सारी अप्रोचेस क्या कहलाती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट जोन के अंदर हम अपनी मनी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब अप्रोचेस के अकॉर्डिंग हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारी क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर सकते हैं, लिक्विडिटी की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उन सभी इंस्ट्रूमेंट को हम मनी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के अंदर 3 तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। 3 तरीके की मनी हमने यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ द लीगैलिटी ऑफ मनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मनी मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अपना ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मनी, ठीक। तो नेचर ऑफ मनी के अंदर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्चुअल मनी एंड मनी अकाउंट की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो एक्चुअल मनी है वो आपको नेम से ही पता लग रहा होगा कि एक्चुअल मनी क्या है। एक्चुअल मनी एक नॉर्मल मनी है जिसके अंदर हम किस किस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, जो हमारा बेसिकली नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, पेपर करेंसी होती है, जिससे जो हम डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करते हैं, वो हमारी क्या मानी जाती है, एक्चुअल मनी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मनी ऑफ अकाउंट। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, मनी ऑफ अकाउंट क्या है। मनी ऑफ अकाउंट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी इन द टर्म ऑफ विच द अकाउंट ऑफ अ कंट्री आर मेंटेन्ड एंड ट्रांजेक्शन मेड। तो मनी ऑफ अकाउंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, मनी ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, जिस फॉर्म के अंदर आपकी जो भी अकाउंट है, आपकी कंट्री के अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, आपकी कंट्री की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इंडिया के अंदर क्या चलता है, रुपी चलता है, ठीक है। आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी कंट्री की जो भी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो किस फॉर्म के अंदर किए जाते हैं, रुपी की फॉर्म के अंदर किए जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं रुपी इज़ द मनी ऑफ अकाउंट इन इंडिया, ठीक है। जर्नली हम ये देखते हैं कि हमारी एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। लेकिन जो हमारा मनी ऑफ अकाउंट है, मनी ऑफ अकाउंट इज दैट इन विच द डेट्स, प्राइजेस एंड जर्नल परचेसिंग पावर आर एक्सप्रेस्ड,
ठीक है। तो बेसिकली एक परचेजिंग पावर को एक्सप्रेस करना, जैसे अगेन मैं बताती हूँ कि मनी ऑफ अकाउंट के अंदर हम जो एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी कंट्री के जो भी अकाउंट होते हैं वो किस रूप के अंदर, किस फॉर्म के अंदर हम मेंटेन कर रहे हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, आर इज़ द मनी ऑफ अकाउंट इन इंडिया। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द लीगैलिटी ऑफ मनी। ठीक है। तो लीगैलिटी ऑफ मनी के अंदर हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। एक हमारे पास है यहाँ पर लीगल मनी और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शनल मनी। तो हम जब लीगल मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि लीगल मनी क्या है। इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड people have to accept it legally for the different sort of payment. Nobody can object to accept it. ठीक है। एंड द रिफ्यूज़ल टू accept it as a medium of payment is punishable by the state. तो सिंपल है कि जो आपकी लीगल मनी होती है, ठीक है, वो किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू। और कोई भी पर्सन आपकी लीगल मनी को एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है। तो लीगल मनी जो होती है वो कैसी है, जो आपकी इजीली सर्कुलेट हो सकती है। ठीक है। और जो एक्सेप्टेड है आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर, आपकी गवर्नमेंट के थ्रू, और जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। तो जो सेकंड मनी है वो हमारी कौन सी है, ऑप्शनल मनी। ठीक है। तो ऑप्शनल मनी का मतलब क्या होता है, देयर इज़ अ ऑप्शन वेदर पेयर एंड पे यू वांट टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्टेड। ठीक है। तो बेसिकली क्या मतलब है इसका कि इट इज़ दैट मनी विच इज़ कॉर्डली एक्सेप्टेड बाय द पीपल बट लीगली नो बडी कैन बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट। ठीक है। एंड दिस मनी ऑफ द टाइप ऑफ मनी डज नॉट enjoy a legal status. To accept or not to accept is at a medium of payment is left to the discretion of the person concerned. तो कहने का मतलब है कि ऑप्शनल मनी एक ऐसी मनी होती है जिसका एक्सेप्टेंस पेयर और पे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये उनके प्रोमिसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑप्शनल मनी को एक प्रॉपर मनी मानकर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने ट्रांजैक्शन मोड के अंदर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इसके, जैसे चेक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, हुंडीज़ हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया और प्रॉमिसरी नोट हो गया। तो ये काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो हमारी ऑप्शनल मनी में होते हैं। और ऑप्शनल मनी का मतलब क्या होता है कि आप किसी डिफरेंट पर्सन को लीगली बाउंड नहीं कर सकते कि ऑप्शनल मनी को एक नॉर्मल मनी के रूप में वो एक्सेप्ट करे। ठीक है। अगर उनकी मर्जी है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट फोर्स टू एनीवन टू एक्सेप्ट ऑप्शनल मनी एज अ रियल मनी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है आपका थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द मनी मटेरियल, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2 पार्ट्स अपने, मेटेलिक मनी एंड पेपर मनी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपना मेटेलिक मनी के बारे में। बेसिकली मेटेलिक मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ मेड अप ऑफ सम मेटल्स, लाइक आपका गोल्ड हो गया है, सिल्वर हो गया है। ठीक है। और आपकी मेटेलिक मनी को फुल बॉन्डेड मनी भी कहा जाता है। अब मैं मेटेलिक मनी का आपको एग्जांपल देती हूँ और मेटेलिक मनी की इम्पॉर्टेंस क्या है कि मेटेलिक मनी के अंदर जो मनी की वैल्यू होती है और जो कमोडिटी की वैल्यू होती है, इट शुड बी सेम, इट शुड बी इक्वल। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि मनी की वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू के अंदर डिफरेंस क्या है, ये होती क्या है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा एक कॉइन है। ठीक है। एक कॉइन हमारा गोल्ड कॉइन है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि गोल्ड कॉइन को अगर आप सेल करते हैं तो उससे आपको एक प्रॉपर अमाउंट मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल में बताया कि एक गोल्ड कॉइन है जिसकी कीमत कितनी है, 1000 रुपीज़ की है। ठीक है। तो जब आपने उसको मेंटेन किया तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी 1000 लगी, और जब आपने उसको सेल किया है तो आपको 1000 रुपीज़ ही रिसीव हुए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मनी की वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर कॉइन को बनाने में जो आपकी कॉस्ट इंकर्ड हुई है वो आपकी क्या है यहाँ पर कमोडिटी वैल्यू है। ठीक है। और जो भी सेल करके आपको उसका प्राइस मिलता है वो उसकी क्या है, मनी वैल्यू है। अगर वो दोनों की दोनों सेम है तो आप उसको मेटेलिक मनी बता सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और ले सकती हूँ कि जैसे हमारे कॉइन्स होते हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है। तो अगर हम इस तरह के कॉइन्स की बात करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के अंदर, मतलब जिसकी कोई फेस वैल्यू होती है। तो ऐसे कॉइन्स के लिए ज़रूरी है कि उनकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी सेम। और फेस वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे आपका 1 रुपी कॉइन है, ठीक है, तो 1 रुपी कॉइन जो 1 उसके ऊपर मेंशन किया गया है वो उस कॉइन की फेस वैल्यू है। और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, उस कॉइन को बनाने में जितनी लागत लगी है, जितनी कॉस्ट लगी है, वो उसकी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उस 1 रुपये के सिक्के को अगर मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, तो आपको कोई 500 या 1000 रुपये नहीं देगा। उस एक कॉइन को बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी है, 1 रुपये, 2 रुपये लगी होगी, तो वो आपको उतना ही पेमेंट देंगे जितना में वो कॉइन क्या होगा, सेल होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 रुपी। तो क्या हो सकता है कि जब हमारा मेटलिक मनी की हम बात करते हैं तो फेस वैल्यू और इंस्टिंग वैल्यू, मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू वो हमेशा की हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपना पेपर मनी के बारे में। तो आपकी पेपर मनी क्या है, पेपर मनी विच इज़ रिप्लेस्ड बाय द मेटलिक मनी। ठीक है। पेपर मनी क्या है, आपको नेम से पता चल रहा होगा कि पेपर मनी भी हम करेंसी को ले सकते हैं, नोट्स वगैरह को ले सकते हैं, जो हमारी डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होते हैं। पर जो हमारा पेपर मनी है उसने हमारी मेटलिक मनी को क्या किया है, रिप्लेस किया है। ठीक है। आपकी डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स में जो भी आपकी करेंसी और स्पेशली नोट्स विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर, ठीक है, जैसे आपका 10 रुपी नोट है, 50 रुपी नोट है, 100 रुपी नोट है, 500 रुपी नोट है, तो ये सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है, पेपर मनी कहलाती है, जिसके हेल्प से आप अपने डेली टू डेली की ट्रांजेक्शन्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट करते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटी को अवेल करते हैं। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही टॉपिक है। आज हमने अपना कवर किया है, फंक्शंस ऑफ मनी कवर किए हैं, अगर अप्रोचेस किए हैं, इसके अंदर मनी के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करे हैं और लास्ट मैंने अपना टॉपिक डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। आई होप आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और फर्दर हम दोबारा से एक न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट के साथ आएंगे। टिल देन, थैंक यू।